नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन आइज का टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारे पहले टेस्ट हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट के 73 क्वेश्चन यानी 73 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी टेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो वीडियो की तो 1.25 या फिर 1.5 पे देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 74। इन केस व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, गवर्नर में अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन 6 वीक्स ओनली। 6 वीक्स नहीं होता है, 4 वीक मतलब 1 महीने का होता है, तो ये गलत हो जाता है आपका। पहले अपॉइंट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसको 6 हफ्ते का समय नहीं मिलता है, 1 महीने का मिलता है। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन requires that a person must prove his majority in the legislative assembly before he is appointed as a chief minister। पहले नहीं करना होता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपको अपॉइंट होने के बाद आपको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे पहले अपॉइंट हो भी चुके हैं जो प्रूव नहीं कर पाते अपना मेजोरिटी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका दोनों ही गलत लगता है। इसका आंसर नीदर 1 नॉट 2 होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का डी, ठीक है। देखो, जो कन्वेंशन चला आ रहा है भारतवर्ष में अभी तक, उसमें यही है कि जो पार्टी का लीडर होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है या तो फिर कोalition का, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस टाइम पे गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेगा और किसी जो पार्टी कोalition वाले होंगे या किसी जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसको 1 महीने का समय देंगे अपना कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ सीख करने के लिए। हाउस ऑफ फ्लोर मतलब संसद या फिर अगर असेंबली है वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर तो असेंबली में, विधानसभा में। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर देखो, बिफोर नहीं है, बाद में करना होता है, 1 महीने का पहले समय मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कभी कभी अगर बिल्कुल ऐसा हो तो कोर्ट से भी होता है। इसके पहले एक बार महाराष्ट्र में हुआ था, कोर्ट के थ्रू, कि कोर्ट की निगरानी में हुआ था फ्लोर टेस्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या क्या सिचुएशन होती है जब हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। इनकैपेसिटी, ये भी ठीक है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं ठीक है, ये केवल राष्ट्रपति के लिए होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दोनों कंडीशन होता है जजेस के लिए। तो इसका 1 और 2 होना चाहिए। ओनली 2 आंसर होगा, ओनली 2, 1 और 2 होना चाहिए। आंसर देखते हैं इसका हम। ये तो पहले भी हमने पिछले टेस्ट में भी शायद किया था ऐसा। देखो, इसका आंसर बी है, रिमूवल ऑफ जजेस। 2 कंडीशन होते हैं इनको हटाने के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट का होता है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 2/3 वाला ये सब हमें पता ही है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये याद रखना, प्रेसिडेंट का होता है ये वैलिड ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और कोई ऐसा होता नहीं है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव assembly to preside over its proceedings when the office of the both speaker and deputy speaker falls vacant। गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। he decides on the question of the disqualification of members of the state legislature in consultation with the high court। देखो, ये हमने प्रेसिडेंट के संदर्भ में ये वाला क्वेश्चन पिछली बार किया था, उस टाइम पे हमारा गलत हुआ था, तो ये हाई कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्पीकर होगा। कहाँ गया स्पीकर? गवर्नर से कंसल्ट करके करेगा ना, अरे गवर्नर यहाँ पे स्पीकर के कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है, क्या पूछा है, डिस्क्वालिफाई स्टेट लेजिस्लेशन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन होगा यार, मैंने क्या बोल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ऐसा वो फंसा था, वही याद आ गया था मुझे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन होगा, तो गवर्नर कर सकता है। वहाँ पे हमने देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ जब लगता था तो स्पीकर करता था, वही फाइनल होता था। तीसरा, ही कैन नॉमिनेट 1/12 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/12 करता है गवर्नर, हाँ ये ठीक है, तो ये ठीक है आपका, और पहला ठीक है, तो इसका 2 आंसर होगा। एक सेकेंड, ही कैन नॉमिनेट 1/12 of the members of the state legislative council
ठीक है ये ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द बोथ ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। 1/12 ये 1/12 नहीं होता है, 1/6 होता है, ठीक है। 1/6 जैसे कि कुछ ग्रेजुएशन वाले लोग इलेक्ट करते हैं, टीचर्स करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है, तो ये भी गलत है आपका, 1/6 नहीं होता, 1/12 नहीं होता, 1/6 होता है, तो इसका 1 ओनली आंसर सही होगा, इसका ए आंसर ठीक होगा। आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं 76 का डी। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत हो गया लगता है। 76 का डी नन होगा इसका आंसर यार, देखते हैं कैसे। Governor can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings when the both office of speaker। ठीक है ये तो हमने सही किया था, तो 1 इज तो करेक्ट है यहाँ पे, तो फिर कैसे नन होगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 ही तो है, इसका 1 ओनली आंसर होना चाहिए, गलत दिया आंसर, यहाँ पे आंसर ए होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 करेक्ट लिखा है। He decides the disqualification of the members of state legislature in consultation with election commission। जैसे कि वहाँ पे सेंटर में हो रहा था, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके फाइनल कर रहे थे, यही वाला कंफ्यूजन हुआ था पिछली बार में। ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द 1/6 देखो 1/12 नहीं है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये भी गलत है। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डी लिखा है, तो इसमें आप ए कर लेना अपने पीडीएफ में भी। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा फंसा दिया था। Which of the following items have been placed in the 11th schedule of the constitution। 11th schedule मतलब कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमपी मतलब पंचायत वाला, एम से म्यूनसिपैलिटी होता है, तो पंचायत वाले में कौन कौन सा आता है, एग्रीकल्चर आता है, प्राइमरी एंड, ये वाला ट्रिक मैंने भेजा था ग्रुप में, देख लेना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ये भी आता है, खाद्य विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी आता है, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, आंसर इसका डी होगा। देखो इसमें पंचायत वाले में 29 सब्जेक्ट हैं, और उस वाले में शायद 16 या 18 हैं म्यूनसिपैलिटी वाले में, ठीक, इसमें ज़्यादा है, तो उसमें से ये भी 4 हैं, तो आप ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, देख लेना आपने। इसका आंसर हम देख के फिर आगे बढ़ेंगे, पूरा लिस्ट ये सब नहीं देखेंगे हम। 77 का डी आंसर ठीक है। 29 फंक्शनल आइटम है, और ये सारे हैं, आप देख लेना लिस्ट खुद से। एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा, अगला प्रश्न 78 एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा कैन बी बेस्ट कैटेगराइज्ड एज। देखो 2 टाइप की एथिक्स कमिटी होती है, सबसे मेन बात है, मतलब 2, एक राज्यसभा में एक लोकसभा में, पहली बात। दूसरी बात, एथिक्स कमेटी के मेंबर्स केवल 1 साल के लिए ही अपॉइंट होते हैं, फिर उनको चेंज होना पड़ता है। एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है, कंप्लेंट्स जो मेंबर्स के अगेंस्ट आती है उस पर देखना, रिकमेंडेशन देना, फॉर्मुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, ये सब देखना होता है काम एथिक्स कमेटी का। अब देखो अब आंसर मिल जाएगा हमें। अब इसमें क्या होगा, कमेटी टू इंक्वायरी ये होगा, कमेटी टू स्क्रूटनाइज कंट्रोल ये नहीं होगा, हाउस कीपिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, डे टू डे बिजनेस हाउस, तो ये दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, यही सही लग रहा है, इंक्वायरी। और कमेटी टू इंक्वायर भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे पेटिशन वाले, प्रिविलेज वाले, और ये तीसरा एथिक्स कमेटी, तो इसका आंसर यही होगा, ये होगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 78 का ए ठीक है। अब देखो स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कमेटी होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी ये है, और एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी ज़रूरत के हिसाब से बनाना होता है, जैसे ज़रूरत पड़े, और ये हमेशा परमानेंट होता है। और इसमें हम देखते हैं कौन सा था हमारा, कमेटी टू इंक्वायर, देखो इसमें था एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी में वही बताया ना, 2 राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग होते हैं, 1 साल का, मतलब उसमें मेंबर 1 साल के लिए होते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बिल्कुल ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये भी ठीक है। राज्यों का बाउंड्री चेंज कर सकते हैं हम, नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं राज्यों के साथ, तो ये ठीक है। लेकिन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है, देश का तो नहीं इधर उधर कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यही होगा इसका आंसर। ये आर्टिकल 1 में ये इंडिया दैट इज भारत दिया होगा शायद इसमें एक्सप्लेनेशन में भी। तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये बात तो ठीक है। इंडिया कम्स अंडर सेकंड कैटेगरी, जहाँ पे फेडरलिज्म है लेकिन ऑटोनोमस इन देयर स्पेस, और ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए उनको ऑटोनोमस दिया, मतलब अपना क्षेत्राधिकार दिया गया, लेकिन एक ही है, भारत एक है, ठीक है। अमेरिका जैसे नहीं है कि उसमें राज्यों का अपना काम चलता है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट एग्जीक्यूटिव।
द गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव एज ही इज द ओनली वन रिमूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर बाय स्पेशल मेजोरिटी। गवर्नर आपका इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है, नेता लोग ही होते हैं गवर्नर। तो ये आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होता, मतलब टेम्परेरी वाला जो 5 साल के लिए या फिर उससे कम साल के लिए भी रहते हैं तो उनको टेम्परेरी कहते हैं, तो ये गलत है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो परमानेंट होती है। चीफ सेक्रेटरी, देखो चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ऑफ द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ही कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत। ये तो ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो वहाँ पे शासन देख रहे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ये। तो दोनों इसका गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 का डी, ठीक है। देखो जो गवर्नेंस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट लुक इनटू फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ये तो हमें पता है मंत्रिमंडल या फिर ऐसे जो देख रेख करते हैं फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव कहते हैं उनको। दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। और पॉलिटिकल वाला इलेक्शन के बाद बदलते रहते हैं, सरकार बदलती है तो, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी सेम ही रहती है। गवर्नर इज नॉट पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव वही वैसे सिमिलर क्वेश्चन है उसके सही। तो प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा स्पीकर नहीं होते हैं। देखो लोकसभा स्पीकर सरकार का पार्ट नहीं होता है, वो सदन का चेयर, वो सभापति होता है तो वो निष्पक्ष होता है, तो सरकार का पार्ट नहीं होता है, तो ये गलत है। वैसे तो प्रेसिडेंट भी निष्पक्ष होते हैं लेकिन वो सरकार का हेड माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर ठीक है। सॉलिसिटर जनरल गलत है, अटॉर्नी जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल नहीं होता है। तो इसका 134 ऑप्शन किधर है भाई? ए, इसका आंसर ए होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हो। देखो ये मेन बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड भी नहीं दिया है कि गवर्नर को कैसे हटाना है, ठीक है। 81 का ये ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। आर्टिकल 52 to 71 पार्ट 5 में दिया है। कौन कौन इसके पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव? मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, देखो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल दिया था इसलिए गलत है। और वाइस प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है। देखो ध्यान देना यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट भी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, लेकिन वो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होता है पार्ट एग्जीक्यूटिव का। अगले प्रश्न में चलते हैं। Consider the following statement regarding the selection of the members of the legislative council. विधान परिषद की बात हो रही है, किसको किसको मेंबर बना सकते हैं। 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंग द पर्सन, ये भी ऊपर हमने देखा था 1/6 था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, इसमें नहीं होता है रिजर्वेशन, और राज्यसभा में भी नहीं होता है, तो काउंसिल की बात हो रही है। The Constitution authorizes Parliament to frame a law for the election of the members of Legislative Council। हाँ ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है कानून ऐसे आवश्यकता अनुसार, तो इसका 2 हो जाएगा, ओनली 2 आंसर देखते हैं हम। ये बात मेन थी इसमें कि रिजर्वेशन नहीं होता है काउंसिल में और राज्यसभा में। देखो कौन कौन कैसे इलेक्शन होता है। 1/3 1/3 इसके चुने जाते हैं लोकल बॉडी से, जैसे म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। 1/12 ग्रेजुएट्स जो कि 3 साल से राज्य में रह रहे हों। 1/12 आपके सेकेंडरी स्कूल टीचर से। 1/3 असेंबली के अपने मेंबर से ही, और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये सब तो देख लेना। ये पार्लियामेंट इज ऑथोराइज मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम, जो कि मतलब कैसे कंपोजिशन होगा असेंबली का, काउंसिल का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकसभा में भी है, लेकिन नो प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स टू SC एंड STs इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्योंकि वैसे भी डायरेक्ट इलेक्शन इसमें होता नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 321 है शायद, आर्टिकल 321 के तहत उसके पास, राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं कि वो बना सकते हैं। 321 नहीं है, 1 to 3 है। 321 तो उसका वाला गवर्नर वाला, ठीक है। तो 1 to 3 होता है इनका आर्टिकल, दोनों अपोजिट आपस में इंटरचेंज करके आ जाता है ऑर्डिनेंस का। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं अगर कोई ऐसा कानून बनाना है जो कि तुरंत आवश्यकता है तो। अब देखते हैं, इट कैन नॉट बी इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली, ये गलत है, इसको इशू कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कानून जो डेट पीछे जाके बन जाए, जैसे कुछ
ऐसा हो जो आज नहीं, जैसे मान लो कि आज जो भी 25 सितंबर है तो कोई ऐसा कानून मान लो कि 1 सितंबर से लागू होगा, तो ऐसा कर सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो ये गलत है। इट कैन नॉट ऑल्टर अमेंड टैक्स लॉ, बिल्कुल कर सकता है, ये भी गलत है, टैक्स लॉ भी अमेंड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है, ऑर्डिनेंस लाके आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल सकते हैं। तो 83 का इसका क्या पूछा है, नॉट की वॉज स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा तो ओनली वन हो जाएगा, इसका तीसरा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी हम, 83 का है, आर्टिकल 123 मैंने बताया वो, और 321 या फिर 213 ऐसे है गवर्नर वाला, देख लेना एक बार, जो जिसमें ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ऑर्डिनेंस ले आ सकते हैं जब दोनों हाउस सेशन में ना हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सेशन में ना होगा, अगर एक भी सेशन में नहीं है तब भी ले आ सकते हैं, व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउस आर नॉट इन सेशन तब भी ले आ सकते हैं। अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट ऑर्डिनेंस इज नॉट पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि इसको फिर 6 महीने के अंदर, अगर दोनों सदन बैठते हैं तो 6 हफ्ते के अंदर इसको रेटिफाई भी करवाना होता है, तो ये वैसा लेजिस्लेशन नहीं कि हमेशा रहेगा, इसमें दिया होगा कहीं पे। Every ordinance issued by the president during the recess parliament must be laid before the both of the houses when it reassembles, expiry of 6 weeks, 6 weeks के अंदर ले आना होता है। Ordinance may also cease to operate even earlier than prescribed 6 weeks if both houses are summoned to reassemble on different dates. Period of 6 weeks is calculated, मतलब जो लेट में होगा उससे 6 weeks मानेंगे, मतलब कि एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ 6 weeks और 6 months एंड प्लस 6 weeks ही हो सकता है। अगर आप ऐसे दिमाग लगा के भी सोचें, दो सेशन के बीच का गैप 6 महीने होता है, और जिस दिन सेशन बैठ रहा है उसके 6 हफ्ते तक आप पास करा सकते हैं, तो वैसे भी सोचें तो ये आ जाएगा वैसे ही। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी, कैबिनेट बताती है, वैसे ही कर सकते हैं। इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, इट कैन ऑल्सो अमेंड टैक्स लॉज, इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही इज डी ज्यूरे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डी ज्यूरे मतलब होता है कि नॉमिनेटिव, जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं वो भारत सरकार के डी ज्यूरे हेड ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन डी फैक्टो जो होता है वो असली होता है, मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वही है सरकार के मुखिया। तो डी फैक्टो तो प्राइम मिनिस्टर होता है और डी ज्यूरे प्रेसिडेंट होता है, वैसे डी ज्यूरे स्टेट में गवर्नर होता है और डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर होता है। तो डी ज्यूरे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, गवर्नर होगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर अंटिल द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। इसमें सिंक एंड सेल टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एक साथ में अगर चीफ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है, या मुख्यमंत्री भी अगर इस्तीफा देता है तो खत्म हो जाता है मंत्रिमंडल, तो ये भी गलत है आपका। इसमें वन ओनली आंसर होना चाहिए सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, जो कि आपका सेकंड वाला सही था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 84th का, ए इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो वही दिया, गवर्नर इज डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब डी फैक्टो, वही प्रधानमंत्री का मैंने जो बताया था, एज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में कंपेयर करके। ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, बिल्कुल ठीक है, वो सदन का भी नेता होता है। ये कल हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर के केस में, सिंस द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अगर इस्तीफा देते हैं या रेजिग्नेशन कैसे भी, डेथ ऑटोमेटिकली कोई किसी कारणवश अगर उनका पद से हटना होता है तो मंत्रिमंडल भी उनके साथ जाता है। सिंक एंड सेल टुगेदर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें दिया नहीं है शायद। इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये सब तो पता है, पढ़ लेना। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, फिर से आया है, आर्टिकल वही है 321 है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 321 या 213, देख लेना यार, याद नहीं आ रहा भाई। तो ठीक है, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट असेंबली इन केस ऑफ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एनी ऑफ द हाउस स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ठीक है, यही था राष्ट्रपति का हमने ऊपर देखा था। दीज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, 6 month नहीं होता है, 6 weeks होता है, ऊपर हमने देखा था, तो इसका बहुत ज़्यादा हम देखेंगे नहीं एक्सप्लेनेशन, तो ये भी गलत है। और ये वाला तो सही था, तो हमारा नॉट करेक्ट पूछा ना, तो 2 ओनली नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर इसका क्या दिया है, इसका आंसर बी लगता है मुझे, 85th का बी बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन एज सेम एज इट इज़, राष्ट्रपति को गवर्नर से चेंज कर लो और पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से चेंज कर लो, बाकी कहानी सेम। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
द राज्यसभा sorry, the Rajya Sabha is continuing this chamber and not एक सेकंड पानी पी लिया and not subject to dissolution. कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स टर्म फॉर ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू बी 6 ईयर. गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली फिक्स ही नहीं किया है राज्यसभा का टर्म. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, बिल्कुल ठीक है ये. तो इसका 1 and 3 हो जाएगा आंसर. 1 and 3 दिया है, हाँ दिया तो है. नहीं ये तो 2 and 3, 1 and 3 ये वाला है, सी होगा इसका आंसर. देखते हैं अब हम आंसर इसका. 86 का सी बिल्कुल ठीक है. पहली बार 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ. उसके बाद से पहली बार में लकी ड्रॉ से दो लोगों को निकाला गया, दो साल बाद. उसके बाद से ये साइकिल चला आ रहा है, कंटिन्यूइंग चैम्बर है. ये वाला शायद राज्यसभा का 252nd या फिर ऐसा कोई सेशन चल रहा है अभी, 252वां सेशन, मतलब लगातार तब से चलिए. तो ये हो गया आपका. और इसमें क्या दिया एक्स्ट्रा है कुछ. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा, लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट. इसमें बताया गया कि टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी राज्यसभा ऑफ 6 ईयर्स. ठीक है, अगले पे चलते हैं हम. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87. इंडिया इज कंसिडर्ड consider the following statement. India is considered a federal system but has a strong center. बिल्कुल ठीक है. The state are given representation in Rajya Sabha on basis of population. बिल्कुल ठीक, 100% दोनों सही है. जैसे कि भारत में फेडरल है, फेडरलिज्म है, लेकिन सेंटर मजबूत है. अगर इमरजेंसी के टाइम पे देखें तो सेंटर एकदम शक्तिशाली हो जाता है. या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, कम्युनिकेशन, फॉरेन, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ें में केवल सेंटर का ही से रहता है ज़्यादातर चीज़ें. तो ये सब देखें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है बिल्कुल. और सिटीजनशिप भी एक ही है. तो ये सब. और स्टेट आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को 31 मिला है और नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे जनसंख्या कम है राज्यों की, त्रिपुरा वगैरह को 1 ही मिला है. तो बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर सी होना चाहिए. आंसर देख के हम आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. फेडरलिज्म है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हाईली इक्विटेबल इन फेडरल एंगल, ये सब चीज़ें देख लेना. और इंडियन स्टेट ऑल्दो हैव इक्वल पावर्स इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन. बिल्कुल ठीक है. स्टेट आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. और यहाँ पे दिया है कुछ स्पेशल प्रोविजन इन राज्यों के लिए, पार्ट 21 में सॉरी, आर्टिकल 371 से 371 जे तक. अगले प्रश्न पे चलते हैं. डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 371 डी किससे रिलेटेड है, स्टेट वाला, ये याद कर लेना थोड़ा अच्छे से. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन. बिल्कुल ठीक है. मिलिट्री कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे हाई कोर्ट का ऐसा नहीं चलता है सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन. एन एग्रीव्ड पार्टी मस्ट हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट फॉर इट्स टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन. ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो प्ली बार्गेनिंग में था ना, एग्रीव्ड पार्टी या जो भी अक्यूज था वो जा रहा था, फाइल कर रहा था. लेकिन इसमें क्या है कि केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस भी लेते हैं, तो जाना ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़े. तो ये गलत है. इट कवर्स ओनली जुडिशियल इन सुपरिंटेंडेंस, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस. बिल्कुल गलत है. दोनों, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही कोर्ट देख रेख करता है अपने से नीचे अदालतों का. तो इसका आंसर 1 ओनली हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसमें ज़्यादातर आंसर ओनली 1 ही है. सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 272 में मेंशन किया है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रिब्यूनल पे नहीं होगा. बाकी सभी अपने टेरिटरी के अंदर जितने भी है सब पे होगा इनका. द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड बिकॉज इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट. सब पे लागू होगा. और it covers not only administrative superintendents but also judicial superintendents. डिविजनल jurisdiction देखो suo motu cognizance ले सकते हैं, तो इसका मतलब जाना जरूरी नहीं है. ये हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है. अगले प्रश्न पे हम चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस. लेजिस्लेटिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द केसेस मेंशन अबव जुडिशरी कैन इन्वोक जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन. सभी कर सकते हैं. जुडिशियल रिव्यू तो किसी चीज़ का हो सकता है अब तो भारत में, तो इसका सभी हो जाएगा. लेजिस्लेटिव एक्शन तो कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट करे कुछ. एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल का, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ब्यूरोक्रेसी वाले का, तब भी ठीक है. इसका आंसर होना चाहिए सी ऑल.
इसमें तो कुछ देखने का है नहीं, वैसे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो जुडिशियल रिव्यू। देखो हमने अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया है, हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बिल्कुल भारत ने किया था, ये जनवरी में आया था ये। और ऐसी चीज़ें भारत वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, ऐसी वाली बातें आजकल भारत बहुत ज़्यादा करता है। तो भारत ने किया था ये सबको मतलब इक्वालिटी के लाने के बढ़ाने के लिए। अभी ग्लोबल समिट फॉर ग्लोबल साउथ भी भारत ने अभी कुछ दिन पहले होस्ट किया था, जिसमें 130-35 देश आए थे। तो ऐसी चीज़ें मतलब अच्छी भी है डिप्लोमेसी के लिए भी, और देश का जब कंट्री का स्टैचर बढ़ता है इंटरनेशनली तो ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत करनी भी पड़ती है। तो बढ़िया बात है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारत ही वैसे किया था, भारत ने आंसर इसका डी दे रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इन्होंने किया था। वसुधैव कुटुंबकम, देखो ये है, यही थीम भी था हमारा उसमें, वन अर्थ वन, वन वर्ल्ड वन अर्थ, ऐसे कुछ था। G20 का थीम था, उसमें वसुधैव कुटुंबकम में था। ग्लोबल अलायंस फॉर गुड, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी विद सपोर्ट और एंडोर्समेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट इस साल का। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय। देखो ग्राम न्यायालय लाया गया था कि किसी वंचित, शोषित, पिछड़े ऐसे लोग जो होते हैं दूर दराज गाँव वगैरह में, तो उनको न्याय से वंचित ना रखा जाए, इसलिए ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट लाया था। यूपीए सरकार के टाइम में आया था, यूपीए फर्स्ट के टाइम पे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, न्यायाधिकारी, इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक है, न्यायाधिकारी का एक चयन करना होता है, राज्य सरकार करती है हाई कोर्ट्स के कंसल्टेशन में। द ग्राम न्यायालय हैव द पावर्स ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। ठीक है बिल्कुल। ग्राम न्यायालय आर एस्टैब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। नहीं 1987 में नहीं, ये यूपीए फर्स्ट के टाइम, मतलब कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि आजकल इंडिया अलायंस हो गया है, ये लोग जब सत्ता में थे, मतलब 2009 से नहीं, यूपीए वन था आपका 2005 से 9 तक था ना, 5 5 10 4 से 9 तक था, तो उस वाले ईयर में आया था यूपीए फर्स्ट के टाइम में। और 9 से 14 तक तो यूपीए सेकंड था, तो ये गलत है आपका। इसका आंसर 1 और 2, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है, फिर तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों नॉट करेक्ट नहीं है, दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अगर करेक्ट पूछता तो 1 और 2 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में अगर ना देखते तो हमारा आंसर सी हो जाना था। इसका आंसर बी होगा वैसे, 91 का बी, 91 का बी बिल्कुल ठीक है। ग्राम न्यायालय आर स्टैब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ, देखो 2008 में आया, जो मतलब बता रहा था मैं 2004 टू 2005 तक था ना यूपीए वन का कार्यकाल, तो उसमें ही आया है। ग्राम न्यायालय हैव बीन एस्टैब्लिश एट द ग्रास रूट लेवल टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, मतलब ये बताया था ना, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, ये लोग जिनको मतलब और जैसे अदर किसी डिसेबिलिटीज़ के कारण इनको न्याय न मिल पाता हो, तो उनके लिए ले आया था कि आपके घर तक न्यायालय पहुंचेगा। जैसे बैंकिंग टू डोर स्ट्रिप्स अभी ले आए सरकार पिछले 10 सालों में, वैसे ही ग्राम न्यायालय शैल बी ए मोबाइल कोर्ट। ग्राम न्यायालय शैल बी एस्टेब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल और ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूस पंचायत, जैसे मतलब कुछ सैटेलाइट टाउन्स ऐसे गांव हैं कुछ दूर दराज, तो वहाँ पे बनाएंगे ये। और ये एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा है कि इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट न्यायाधिकारी फॉर एवरी ग्राम न्यायालय। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या लिखा है, ग्राम न्यायालय shall exercise both civil and criminal jurisdiction in the manner or to the extent provided under this act। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यार क्या हो रहा है, द टर्म ज़ोंबी वायरस। देखो ज़ोंबी वायरस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये इसलिए न्यूज़ में था, ज़ोंबी वायरस मतलब क्या होता है, जैसे कि धरती ने बहुत सारे टर्म ऐसे देख लिए हैं, जैसे आइस एज, एपोक्लिप्स, ऐसे मतलब बहुत सारे परिवर्तन देख लिए हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ ऐसे भयानक वायरस रहे होंगे, आज के मानव का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये वायरस ट्रैप हो गए आर्कटिक में, जो बर्फ़ है उधर, हज़ारों लाखों सालों से जो बर्फ़ बन रखी है वहाँ पे। तो ये वायरस अभी साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है, तो उसको नाम दे दिया ज़ोंबी वायरस। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज नहीं है, मॉलवेयर नहीं है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वायरस इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रॉपिकल डिजीज ये भी नहीं है, एंशिएंट वायरस फ्रोजन इन परमाफ्रोस्ट रीजन, बिल्कुल ठीक है ये। और ये उस टाइम आया था, काफ़ी न्यूज़ में था कि क्या नई बीमारियां फैलेंगी, ये जो न्यूज़ चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल वाले भी विश्लेषकर कि क्या बर्फ़ से निकलेंगी बीमारियां, ऐसे 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 न्यूज़ बना रहे थे। तो सेकंड का 92 का डी है आंसर। ठीक है, ज़ोंबी वायरस, अब ये मैंने बता दिया, ये देख लेना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये।
इसको मेथुसेला वायरस भी कहते हैं, ये कोई बिब्लिकल फिगर के नाम पे दिया है। हैव ऑलरेडी बीन आइसोलेटेड बाय रिसर्चर्स, कई सारे मिले हैं ये उधर कनाडा के बर्फ में मिला, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कई सारी जगह पे। और उसके बाद ये भी आया था कि छेड़छाड़ ना करो वरना बीमारियां बढ़ जाएगी, वैसे कम बीमारियां नहीं है दुनिया में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रशिया में मिला था वैसे ये जो न्यूज़ में था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। बिल्कुल ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का ये एक अधिकार होता है, वो बताना कि कैसे सेलेक्ट करना है इनको, इलेक्शन कैसे होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है ये। स्टेट इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंडिपेंडेंट है ये। तो इनका काम ये म्यूनसिपैलिटी पंचायत वाले इलेक्शन कराना होता है, और इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ठीक है, इसके कंट्रोल में नहीं होता है। एनी पर्सन हु इज अबव 25 ईयर्स और अबव कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पंचायत। 25 नहीं है, 21 है, आई थिंक सो 21, 18 साल वोट देने का 21 है, हाँ ठीक है, ये गलत है, 21 है। तो इसका आंसर आपका 1 ओनली हो जाएगा, केवल ए ही सही है हमारा आंसर। देखते हैं अब हम 93rd का है, बिल्कुल ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं पे स्टेट, कहीं कहीं पे ये शायद 4 साल का भी था, मतलब 4 लेवल जैसे भी होता है ना, मतलब 3 स्तरीय पंचायत वाला, जो जिला परिषद, ग्राम पंचायत और एक वार्ड वाला होता है, तो वैसे कहीं कहीं पे शायद वेस्ट बंगाल में 4 लेयर वाला है, तो लक्ष्मीकांत में देखना दिया है ये। State election commissioner is an independent officer not linked to or nor officer under the election commission of India। ठीक है। 73rd अमेंडमेंट में रिजर्वेशन दिया था विमेंस को, लेकिन 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत आर रिजर्व फॉर विमेन। अब इसमें देखो वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी, जैसे कि 33% अगर रिजर्वेशन दे दिया है विमेन को, तो जो SC/ST रिजर्वेशन है उसमें भी महिलाएं SC/ST कैटेगरी से ही आनी चाहिए, उसमें भी 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बात लिखी है यहाँ पे। नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स, क्योंकि 21 साल होता है चुनाव लड़ने का एज पंचायत के लिए, 25 ईयर्स उसके लिए है शायद लोकसभा के लिए, और 35 साल उसके लिए है राज्यसभा के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स conceptualized to promote financial inclusion in the country। बिल्कुल ठीक। The main objective of the payment bank is to widen the spread of payment and financial services to small businesses, low income households and migrant labor workforce in a secure technology driven environment। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया तो सही है, इसमें क्या ही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसको नहीं देखते, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी नहीं इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब बैंकिंग वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है। Consider the following statement: a member of either house of the state legislative assembly belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई विधायक महोदय सोचते हैं कि संसद, विधायक या सांसद बनने के बाद, यहाँ पे क्या विधायक की बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो विधायक बनने के बाद किसी और पार्टी से वो सोचते हैं कि हम दूसरी पार्टी में जाके मंत्री बन जाएं, तो ऐसा होना संभव नहीं है। वो अगर दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं तो पहली बार उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब वो सोचेंगे कि हम 6 महीने तो बिना सांसद विधायक बने मंत्री रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है तो आप मंत्री नहीं बनेंगे, और इसको ऐड किया गया था बाद में 91st अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में, पहले नहीं था ऐसा, ताकि ये पार्टी टूटे ना और कोई चुनाव जीतने के बाद फटाफट मंत्री बनने के चक्कर में पार्टी ना बदल ले। तो ये बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में होते हैं रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए, तो यहाँ पे असेंबली के लिए। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन वाला, क्योंकि मंत्री नहीं बन सकता है कोई जाएगा तो वापस से। देखो इधर 95th का सी आंसर दिया, मतलब कि दोनों सही था। ये वाला, यही वाला अमेंडमेंट में बताते हैं 91st अमेंडमेंट 2003 से, कि मैं बता दिया कहानी क्या था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 164 क्लियरली स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब जॉइंट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। देखो ये वाला स्विम एंड सिंक टुगेदर, जो ऊपर मैंने बताया था ना कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है, वही वाली बात है। दे वर्क एज ए टीम, तो वहाँ पे नहीं दिया था स्विम एंड सिंक टुगेदर, स्विम और सिंक टुगेदर। अगले प्रश्न में चलते हैं।
Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary recently seen in news is located in which of the following states? ये है उड़ीसा में आपका, उड़ीसा में जैसे ये उड़ीसा का कोस्टल इलाका है, यहाँ पे कहीं पे है ये। यहाँ पे एक हाथी का सेंचुरी भी है, एलिफेंट सेंचुरी। इसमें आंसर उड़ीसा डी दिया है, आंसर ठीक है इसका। ये न्यूज़ में था किसी कारणवश, पता नहीं किस लिए था, लेकिन ये इसमें उड़ीसा का है। यहाँ पे हाथी का सेंचुरी भी है, ये भी मुझे देख लेना एक बार खुद से भी, आंसर देख लेते। इसका आंसर डी है, ठीक है, कटक के आसपास है और ये सब इसकी कहानी दे रखी है। 1922 में इसको लैंडस्केप बर्ड सेंचुरी स्टेटस। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। कंसीडर how many of the following provisions regarding the state legislature are derived directly from the Constitution of India? Any member who have been absent for 60 days without permission of the house must vacate his seat. बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 190 में ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान में कि अगर कोई सांसद या हाउस का मेंबर 60 दिन तक बिना बताए, अगर स्पीकर या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके बिना बताए अगर गायब रहते हैं तो उनका सीट खाली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 190 यही कहता है। The maximum gap between two session of a state legislature should not be more than 6 months। ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 174 है ये। इसमें यही है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो सेशन के बीच का, तभी हमारा ऑडियंस 6 महीने 6 हफ्ते एक्सटेंड हो पा रहा था, अगर आपको याद हो तो। ये भी ठीक है बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन हैविंग 25% गवर्नमेंट शेयर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन हैविंग 25, देखो 25% गवर्नमेंट शेयर वाले, मतलब जिस किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत सरकार का 25% हिस्सेदारी है, उसमें अगर कोई मेंबर बड़े पद पे होता है, जैसे कि चेयरमैन हो गया या तो फिर उसका एमडी वगैरह हो गया, ऐसे डायरेक्टर हो गया, ऐसे किसी पोस्ट पे रहता है, तब वो डिस्क्वालीफाई होता है। फॉर मेरली होल्डिंग 25% ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है आपका। बड़े पोस्ट पे ऐसे तो लिखा नहीं है ना किस पोस्ट पे, केवल होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखा है, तो ये डाउटफुल लग रहा है मुझे। बड़े पोस्ट पे तो ऐसा नहीं लिखा है। टू बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली एज ए मेंबर मस्ट बी इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंसर्न स्टेट। हाँ ये ठीक है, आपको उस राज्य का वोटर होना चाहिए, तब आप उस राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ये तो ठीक है। तो इसका आंसर 1 3 4, अच्छा ऐसा नहीं दिया है तो इसका आंसर होना चाहिए फिर 3। इसका आंसर ये होना चाहिए ओनली 3। एक्सप्लेनेशन देखते हो हम। 97 का बी, यार बी कैसे होगा? बी मतलब कि 2 ऑप्शन, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो सही है पक्का, आर्टिकल 174 आर्टिकल 190, तो 2 सही है, ये तीसरा भी तो सही है। टू बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर स्टेट मेंबर मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। स्टेट दिया ना, ऐसे असेंबली में ही नहीं दिया, तो ये सही है, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में का मेंबर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा। स्टेट का मतलब स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए, मेंबर इलेक्टर होना चाहिए, तो सही है ये। इसका आंसर 3 ही होगा, ये गलत कुछ गड़बड़ लिखा है इन्होंने, बहुत गलत आंसर लिख रहे हैं ये लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फिर क्लियर होगा। आर्टिकल 190 देखो मैंने बताया था, आर्टिकल 174 ये बताया था कि 60 दिन तक अगर आप बिना बताए गायब रहते हैं तो आपका सीट चला जाएगा। आर्टिकल 174 कहता है कि 2 साल में 2 बार मिलना है आपको, 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। अब देखो मेन हमारा काम फंस रहा था। अब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट मैंने बताया था, ये कल भी 1951 के चुनाव के बाद वाली चीज़ इसमें ज़्यादातर होती हैं। देखो ऐसा कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई ऐसे बड़े पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जिसमें 25% शेयर हो। देखो नॉट करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग एजेंट, वहाँ पे केवल लिखा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही मस्ट नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, मतलब करप्शन डिसलॉयल्टी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। क्वेश्चन कहाँ फंसा था हमारा? ठीक है, ये गवर्नर डिसीजन इज फाइनल, ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ये तो ऊपर भी देखा था हमने। पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये, तो ठीक तो है, यही तो लिखा था क्वेश्चन में, कंपलसरी लिखा है क्या? To be qualified as a member of the state assembly, a member must be elected for assembly constituency in the concerned state. Elected to be legislative assembly must be an elected for assembly constituency in the concerned state। ये नॉट करेक्ट कैसे हो जाएगा? ये सही है। अगर किसी को समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना। जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सही लिखा है,
पर्सन टू बी इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फ्रॉम एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। यही तो क्वेश्चन में भी लिखा है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें बी दिया है, देख लेना। अब अगर किसी को लग रहा हो कुछ और तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगा और मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा वापस से। मुझे तो जहाँ तक लगता है इसका आंसर सी है, क्योंकि सही लिखा है उसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, प्ली बार्गेनिंग। चाहे प्ली बार्गेनिंग, देखो ये तीसरी बार आ रहा है तो टेस्ट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है लगता है ये। हाउ मेनी ऑफ द above टूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आर्बिट्रेशन इसका पार्ट होता है, मीडिएशन इसका पार्ट होता है, प्ली बार्गेनिंग भी इसका पार्ट होता है। वैसे बहुत कॉमन यूज में नहीं आता भारत में, लेकिन प्ली बार्गेनिंग, क्योंकि इसमें भी जो अक्यूज है, मतलब जो जिसको प्रॉब्लम है वही जाता है कोर्ट के पास कि कुछ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हो या फिर कुछ हमारा कम कर दो वो सज़ा। तो भी एडीआर का पार्ट है, तो इसका क्या होना चाहिए, नॉट पूछा है ना, नॉट पार्ट ऑफ, तो इसका हो जाएगा आंसर नन, क्योंकि ये सभी पार्ट हैं एडीआर के। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं अब हम। 98 का डी बिल्कुल ठीक है। एडीआर मैकेनिज्म मतलब वही अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोर्ट से बाहर हट के अपना काम करा लेना या फिर ज़्यादा विवाद में ना पड़ के। तो ये तो हमें पता ही है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। भारत सरकार इसमें बहुत जोर भी दे रही है कि भारत बड़ा चंक जो दुनिया भर में एडीआर का है वो भारत में भी कुछ हिस्सा हो। जैसे अभी बनाया था ना वहाँ पे, क्या नाम था उसका यार, G20 जहाँ पे हुआ था, भारत मंडपम, उसके साथ में एक और बनाया था यशोभूमि। ये सब चीज़ें बनाई थी ना, तो उसके साथ में मतलब भारत सरकार प्रमोट करी है कि एडीआर के लिए ये सब जगहों का इस्तेमाल भी हो और भारत मेजर भूमिका में आगे बढ़े। जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलाती है ना भारत सरकार, वो भी काफ़ी इसको प्रमोट करता है। जो माइस होता है ना, मीटिंग, और क्या होता है ICE कॉन्फ्रेंस, और ई का कुछ होता है, तो इसमें भारत सरकार चाहती है अपना योगदान बढ़ाना, और ये भी उसमें उसका पार्ट है एक तरह से। व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, कल भी हमने देखा था, प्री ट्रायल सेटलमेंट बिटवीन द एक्यूज एंड द प्रोसिक्यूशन। एक्यूज प्लीड गिल्टी, ठीक है, रिसीव सम कंसेशन बाय द प्रोसिक्यूशन। इसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 में ऐड कर लिया गया है, और ये भी एडीआर का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। Second last question, consider the following statement. Statement 1, if a person is elected to both houses of the parliament, he she must intimate within 10 days which house he she desire to serve. बिल्कुल ठीक है, अगर 2 सीट से हो जाते हैं तब भी करना पड़ता है। और वैसे अगर नहीं आप फिर बताएंगे तो आपका जो बड़ा वाला स्टेचर का हो गया, जैसे कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर हैं, तो अगर आप बताएंगे नहीं 10 दिन के अंदर कि किस में आपको कंटिन्यू करना है, तो आपका राज्यसभा चला जाएगा। अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, बताएंगे नहीं तो आपका सांसद चला, मतलब ऐसे होता है कि जैसे 2 सीट पे अगर आप बताएंगे नहीं तो शायद दोनों सीट चली जाती है लोकसभा में, जैसे कि कोई कोई नेता लोग 2 जगह से उठते हैं ना, तो वैसे है। तो ये आपका ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब द रूल इन दैट केस। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब किया है, आपने ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये सब कहानी लिखी हुई है, तो आपका ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आपका इसका आंसर सी होगा। और देखो इसमें ये दिया है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 10 दिन के अंदर आपको बताना होता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये दिया हुआ है। अगले प्रश्न जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। दिनेश गोस्वामी कमेटी एंड वोहरा कमिटीज आर रिलेटेड टू। जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। अशोक वोहरा नाम शायद इनका पूरा, और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ही रिकमेंड किया था वो। देखो वोहरा कमेटी तो जो बहुत सारा भ्रष्टाचार इलेक्शन में फंडिंग है उससे रिलेटेड था। दिनेश गोस्वामी कमेटी का भी एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है यार, आंसर राइटिंग में यूज आता है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इलेक्ट्रल रिफॉर्म से ही है। आंसर देखते हैं इसका हम। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनाया है। इसका इलेक्ट्रल रिफॉर्म में क्या था सजेशन? हाँ देखो, ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके पहले था ना कि कोई कोई लोग 3 जगह से उठ जाते थे, उसके बाद इसने लिमिट लगा दिया 3-4 जगह से ना ही उठेगा कोई। पाकिस्तान में अभी भी ऐसा होता है। अभी इमरान खान इसके पहले चुनाव लड़े थे, वो 3 जगह से चुनाव लड़े थे। भारत में आप 2 से ज़्यादा जगह से नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे सूरत से लड़े थे और बनारस से लड़े थे। और इस बार राहुल गांधी लड़े थे चुनाव 2 जगह से, रायबरेली और वायनाड से। तो ऐसे आप 2 जगह ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिर्फ फिर सीट इलेक्शन कमीशन को फिर चुनाव खर्चा बढ़ जाता है सब, और वो सही भी नहीं है एक आदमी को वो चुने फिर बाद में सीट खाली कर दे। तो ये इनका सुझाव था। वोहरा कमेटी, ये नाम देख लेना पूरा, शायद मुझे अशोक वोहरा लग रहा है, फिर कुछ और भी हो सकता है, मुझे 100% श्योर नहीं। NN वोहरा है, अशोक वोहरा कुछ और है, NN वोहरा
1993 में इन्होंने दिया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया, जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है भारत में वो। तो कोई और दूसरी कमेटी थी जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह ये सब सजेशन दिया था कि इलेक्शन फंडिंग अलग से होना चाहिए, उसका नाम कुछ और है, फिर देख लेना वो। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, टेस्ट 2 खत्म हो गया, अगला टेस्ट हम तीसरा कंटिन्यू करेंगे, जो जहाँ तक मुझे लगता है हिस्ट्री का है, देखना पड़ेगा एक बार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब कर ही लेना अगर देख रहे हो यहाँ तक, तो यहाँ तक देखा है तो फिर मतलब सही लगा होगा तभी देखा है। थैंक यू वेरी मच।